हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि बेसिकली है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन उसे करने से पहले अपन एक और टॉपिक करेंगे जो कि है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो देखते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती क्या है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है टाइम का। अब इस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, रॉक रिकॉर्ड और फॉसिल्स रिकॉर्ड का। और उसके बेसिस पर टाइम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसके साथ अपन इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। अब देखो, जो जियो क्रोनोलॉजी है इसके लिए अपन को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो ये टाइम स्केल बनाएंगे उसके लिए टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए जो अपन चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसे जियो क्रोनोलॉजी यूनिट कहेंगे। जियो मतलब क्या हो गया, अपने अर्थ से हो गया, और क्रोनोलॉजी का मतलब एज से हो गया। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसे कहते हैं ईयन। उसके बाद जो यूनिट होती है उसे कहते हैं एरा। एरा को डिवाइड करते हैं तो पीरियड, पीरियड को डिवाइड करते हैं तो इपॉक, और फिर लास्ट में क्या आती है, एज। तो एक एक करके अपन समझते हैं। और ये इसकी क्या है, हेरारिकी है। सबसे बड़ी यूनिट, ये सबसे छोटी यूनिट। सबसे पहले देखते हैं ईयन क्या होता है। तो ईयन जो होता है वो लार्जेस्ट जियो क्रोनोलॉजिकल यूनिट है, और जो टाइम स्केल है उसको 3 ईयन में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। अब आर्कियन और प्रोटेरोजोइक के कोई फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं है, इसी वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली क्रिप्टोजोइक भी कह सकते हैं। और फेनेरोजोइक से रिलेटेड फॉसिल्स रिकॉर्ड है, और इसी को ही अपन और स्टडी करने वाले हैं। तो जो अपन यहाँ पर ईयन को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कौन सा होगा, फेनेरोजोइक। अब ईयन को फिर डिवाइड करते हैं अपन किसके अंदर, एरा के अंदर। ये सेकंड लार्जेस्ट जियो क्रोनोलॉजिकल यूनिट है। अब जो अपन है फेनेरोजोइक ईयन जो था उसको एरा में डिवाइड करते हैं, और उसको 3 एरा में डिवाइड कर सकते हैं, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब इस तीनों, ये जो अपने एरा है जो फेनेरोजोइक ईयन के हैं, इससे पहले का जो एरा होगा उसे कहेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस अपन कैसे याद रख सकते हैं, इस सेंटेंस से, प्लीज पे माई चिल्ड्रन। प्लीज का पी, पे का पी, तो प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक। माई चिल्ड्रन में एम से मीजोजोइक और सी से सीनोजोइक। ठीक है, अब पैलियोजोइक के अंदर, मीजोजोइक अंदर और सीनोजोइक के अंदर पीरियड्स है जो कि अपने थर्ड यूनिट है। इसके नीचे अपन नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पीरियड अपन को याद करने हैं। तो देखो, पैलियोजोइक के ये 6 पीरियड है, मीजोजोइक के ये 3 पीरियड है, और सीनोजोइक के ये 2 पीरियड है। ये सबसे पुराना पीरियड, उसके बाद ये, उससे नया ये, उसका नया ये, और ये सबसे नया पीरियड है। ठीक है, अब क्योंकि कैम्ब्रियन जो है वो पहला पीरियड है, तो उससे पहले का जो एरा था उसको अपन ने क्या कहा, प्री कैम्ब्रियन एरा, जो फेनेरोजोइक में नहीं आता। ठीक है, तो अब ये जो 10 अपने पीरियड है इन 3 एरा के, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखेंगे इन सेंटेंस से। तो पहले देखो क्या है, कार और स्कूटर दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट। तो कार का सी, सी से कैम्ब्रियन, और का ओ, ओर्डोविशियन, एस से सिलुरियन, फिर दोनों का डी, डेवोनियन, फिर वापस सी, कार्बोनीफेरस, और फिर पी, पर्मियन। ठीक है, फिर मीजोजोइक और सीनोजोइक के ये जो 5 है पीरियड, इनको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे, यहाँ से देखो, 3 जैक, कैन, टेक, क्वीन। तो 3 का टी, जैक का जे, और कैन का सी, टेक का टी, और क्यून का क्यू, और उससे अपन ये सारे याद कर लेंगे। तो अपन को ईयन के नाम याद रखने, उसमें से फेनेरोजोइक जो है उसके एरा याद रखने, और इससे पहले के एरा को अपन प्री कैम्ब्रियन कह देंगे, और फिर इन तीनों एरा के अपन को पीरियड याद रखने, और पीरियड को अपन इस सेंटेंस से याद कर सकते हैं। तो ये अपनी हो गई जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है,
नेक्स्ट है अपने बुक का जो टॉपिक है वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। और बेसिकली इसमें एक समरी दे रखी है इवोल्यूशन की, तो अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है कि अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बनी थी। उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है कि नॉन सेलुलर एग्रीगेट से जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो सेल में कैसे कन्वर्ट हो गए, इसका कोई फिक्स प्रोसीजर मालूम नहीं है। बेसिकली वो कह रहा है कि कॉजरवेट्स जो अपन ने चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किए थे उनसे सेल कैसे बनी, इसका प्रोसीजर नहीं मालूम है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है कि सम ऑफ दी सेल, जब फर्स्ट सेलुलर लाइफ बनी उसके बाद कुछ सेल जो थी उन्होंने एबिलिटी एडेप्ट की O2 रिलीज करने की। वो बेसिकली कौन से थे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे। ये मैंने स्टार्ट में आपको सीक्वेंस करवाया था। फिर ये स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है करीब 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स बने और उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो वर्टिब्रेट्स बने। और वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले क्या इवॉल्व हुए थे, जॉलेस फिश, ठीक है। और प्लांट का भी दे रखा है कि इसी समय सी वीड्स बेसिकली एल्गी के बारे में, और फ्यू प्लांट जो है वो भी क्या करीब 320 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद एक लाइन दे रखी है कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर आया वो कौन था, प्लांट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछे कि फर्स्ट, देखो चाहे प्लांट है चाहे एनिमल, उनके अर्ली मेंबर जो है वाटर में थे, तो वाटर से बाहर पहले रहने के लिए कौन आए, प्लांट आए या एनिमल्स, तो कौन थे, प्लांट्स थे। व्हेन प्लांट वर वाइडली स्प्रेड द एनिमल्स इन्वेड लैंड, जब प्लांट बाहर आकर बहुत सारे फैल गए थे उसके बाद एनिमल्स जो है बाहर आने लगे, ठीक है, और बाहर के एनवायरनमेंट में एडॉप्ट होने लगे। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। देखो पहले पानी में कौन सी, अपने क्या पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स बने, उसके बाद वर्टिब्रेट्स में अपन को किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, फिश आप सब जानते हैं पानी में होती है। फिर बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है लोब फिन्स का। ये एक ऐसी फिश है जिसके पास स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स होते थे। ये क्या कर सकती है, पानी से बाहर आकर लैंड पर आ सकती है, वापस पानी पे जा सकती थी। ऐसा सोचा गया था कि इस फिश से रिलेटेड जितने भी मेंबर है सब एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन 1938 में एक ये मेंबर जो है वो साउथ अफ्रीका के आसपास जो है वो मिला था, ठीक है। तो ये अपनी बुक में एक दे रखा है तो अपन को याद रखना है, लेकिन वो मेंबर किस चीज़ का है, अपने लोब फिन्स का। तो लोब फिन्स जो थी उसके पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो क्या कर सकती थी, पानी से लैंड पे जा सकती थी, लैंड से वापस आ सकती थी। तो यही लोब फिन्स ने बेसिकली फर्स्ट एम्फीबियंस को क्या किया होगा, इवॉल्व किया होगा। तो फर्स्ट एम्फीबियंस जो है वो कहाँ से आए, वो लोब फिन्स से आए। लेकिन अपनी बुक कह रही है कि जो फर्स्ट एम्फीबियंस बने थे उनका कोई भी स्पेसिमेन अब लिविंग फॉर्म में नहीं है, मतलब सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिर्फ उसके मॉडर्न डे डिसेंडेंट है या मॉडर्न डे एनिमल्स है जैसे फ्रॉग, सिलामेंडर्स, ये एम्फीबियन बचे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि पहले क्या बने थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेलुलर, उसमें इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर वर्टिब्रेट्स में अपन ने देखा था कि क्या बनी थी, लोब फिन्स बनी थी, और उससे फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे। उसके बाद फ्रॉग और सिलामेंडर और अदर एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, और फिर एम्फीबियंस से किसका इवोल्यूशन हुआ था, रेप्टाइल्स का। अब रेप्टाइल्स के पास एम्फीबियंस से एक अलग प्रॉपर्टी थी, वो एनसीईआरटी कहती है उनके पास जो एग देते थे उन एग के चारों तरफ थिक सेल थी। और इसका क्या फ़ायदा था कि ये एग जो है वो जल्दी सूखते नहीं थे सन में, जैसे कि एम्फीबियंस के सूखते थे, ठीक है। अब रेप्टाइल्स के बारे में क्या दे रखा है कि रेप्टाइल्स के भी सिर्फ मॉडर्न डे जो मेंबर है जैसे टर्टल्स, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, यही सिर्फ मिले हैं। पहले वाले जो मेंबर्स थे, अर्ली मेंबर्स जो थे वो क्या हो चुके हैं, सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब रेप्टाइल्स के बारे में क्या क्या पॉइंट है उसे समझते हैं। कि लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो 200 मिलियन ईयर एगो है उसमें क्या हुए, रेप्टाइल्स जो थे बहुत सारे शेप और साइज के एडप्ट हो गए थे, और बहुत सारे अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स डेवलप हुए, और वो अर्थ पर क्या करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा हैबिटेट में रहने लगे। इसका मतलब उनका डोमिनेंस, गोल्डन एज आ गई, ठीक है। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर,
कुछ रेप्टाइल्स जो थे वो वापस वाटर में चले गए और वहाँ पर फिश लाइक बन गए। और एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है इक्थियोसोरस। तो अगर पूछे ऐसी कौन सा रेप्टाइल था जो लैंड से वापस पानी में जाकर फिश लाइक हैबिटेट में रहने लग गया, तो कौन सा था? इक्थियोसोरस। जो लैंड रेप्टाइल्स थे उसमें एक बहुत फेमस मेंबर है, आप सब जानते होंगे, डायनोसोरस। और इसमें भी सबसे बड़ा जो दे रखा है वो है ट्राइनोसोरस रेक्स, जिसे टीरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 20 फीट के आसपास था और इसके जो टिथ थे वो एकदम खंजर जैसे बड़े बड़े से डैगर लाइक टिथ थे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि डायनासोर जो है 200 मिलियन ईयर एगो बने थे और करीब 65 मिलियन ईयर एगो अर्थ से डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब इसका एग्जैक्ट कारण क्या है एनसीईआरटी लिखती है वो पता नहीं है, लेकिन दो पॉसिबल रीजन लिखे हुए हैं कि एक तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा और एक क्या हुआ होगा कि जो डायनासोर थे वो इवॉल्व हो गए किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। कुछ जगह पर यह भी लिखा होता है कि जो अर्थ जो थी उस पर मीटियोराइट्स गिरे और उसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे वो उस एरा के आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल तक का अपने इवोल्यूशन स्टडी किया। अब एक बार शुरू से स्टार्ट से अपन क्या करते हैं, एक समरी लेते हैं और मैमल्स तक चलते हैं। तो करीब 2000 मिलियन ईयर पहले फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म बनी, उससे इनवर्टिब्रेट्स बने थे 500 मिलियन ईयर एगो। फिर जॉलेस फिश बनी थी करीब 350 मिलियन ईयर एगो। फिर लॉब फिन्स हुए, उससे फर्स्ट एम्फीबियंस आए, उन एम्फीबियंस से मॉडर्न डे एम्फीबियंस बने और बाकी के एम्फीबियंस बने। उससे इवॉल्व हुए थे अर्ली रेप्टाइल्स। अब यहाँ से सुनना, जो अर्ली रेप्टाइल्स थी अपने बुक में एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट की ये समरी है, ठीक है। उसमें डायनासोर वगैरह फोटो बना रखी है। तो अर्ली रेप्टाइल्स जो थे वो दो तरह के थे, सौरोप्सिडा और सिनेप्सिडा। अब सौरोप्सिडा जो थे वो थे एनेप्सिडा और डायप्सिडा। एनेप्सिडा जो थे वो टर्टल लाइक ऑर्गेनिज्म बनाए और डायप्सिडा जो थे वो लिजार्ड, स्नेक, टुओटारा, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए। और इसी डायप्सिडा में एक थे थिकोडॉन्ट्स। अब ये थिकोडॉन्ट्स जो थे वो क्रोकोडाइल भी इवॉल्व हुए थे, डायनासोर भी इवॉल्व हुए थे इनसे, और इन्हीं से ही क्या हुए, बर्ड्स भी इवॉल्व हुए। तो बर्ड का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? रेप्टाइल से हुआ। और एग्जैक्ट पूछे किन रेप्टाइल से हुआ तो थिकोडॉन्ट रेप्टाइल से हुआ। अपने आर्कियोप्टेरिक्स पहले भी अपन ने पढ़ा था, तो वो पहले कुछ रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर थे, फिर उनमें बर्ड जैसे कैरेक्टर हुए, उनसे ही बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ। एक चीज़ यहाँ इंटरेस्टिंग है कि मैमल्स का इवोल्यूशन बर्ड्स से नहीं हुआ है, मैमल्स का इवोल्यूशन भी रेप्टाइल से ही हुआ। जो सिनेप्सिडा थे वो प्लेकोसोरस जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सारे, थीरेप्सिड्स जो भी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उनसे किसका इवोल्यूशन हुआ? मैमल्स का। तो मैमल्स और बर्ड्स दोनों का इवोल्यूशन किससे हुआ? रेप्टाइल से। अगर बर्ड्स का पूछा जाए तो सौरोप्सिडा से, और मैमल्स का पूछा जाए तो सिनेप्सिड से, ठीक है। और बर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट जो एंसेस्टर पूछे जाए तो वो थिकोडॉन्ट्स थे, जो क्रोकोडाइल और डायनासोर के भी क्या थे? एंसेस्टर थे। तो ये अपने एनिमल इवोल्यूशन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मैमल्स के बारे में। तो फर्स्ट मैमल्स जो थे वो थे श्रीव, विविपेरस थे। ये मैमल्स क्या होते हैं? अपने बच्चे पैदा करते हैं, एग नहीं देते। और उनके पास खासियत क्या थी कि वो अपने अनबॉर्न बेबी जो थे उनको अपने अंदर ही, मदर अपनी बॉडी के अंदर ही रखती थी, जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती थी। मैमल्स जो थे बाकी के ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। एनसीईआरटी लिखती है एटलीस्ट एनवायरनमेंट सेंस करने के हिसाब से और डेंजर को अवॉइड करने के हिसाब से तो वो इंटेलिजेंट थे ही। जब रेप्टाइल्स के नंबर कम होने लगे तो मैमल्स ने क्या किया, उनके नंबर बढ़ने लगे, अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग तरह के मैमल्स डेवलप हुए। तो बोले तो रेप्टाइल्स के जो गोल्डन एज है वो पास होने के बाद, पीरियड पास होने के बाद फिर किसकी गोल्डन एज आती है? मैमल्स की, ठीक है। अब कुछ पॉइंट दे रखी है एनसीईआरटी ने रैंडम, उनको अपन को अच्छे से समझना है। पहला एनसीईआरटी ने दे रखा है कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट था, आप सब जानते होंगे पहले जितना भी अर्थ का लैंड मास था वो सारा जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया कहते हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, जिससे अलग अलग तरह के टुकड़े अलग अलग तरफ इधर उधर सरक गए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले साउथ अमेरिका में मैमल्स, कुछ स्पेशल मैमल्स थे जो हॉर्स के जैसे, हिपोकैम्पस जैसे, रैबिट जैसे थे। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया
और नॉर्थ अमेरिका के जो मैमल्स थे उन्होंने साउथ अमेरिका के मेंबर्स को क्या किया, ओवरराइड किया। तो बेसिकली वो एक्सटिंक्ट हो गए और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स बच गए। तो अगर आपको पूछे कि साउथ अमेरिका के मैमल्स गायब कैसे हुए, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया और फिर नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स ने उनको एक्सटिंक्ट करवा दिया। नेक्स्ट है कि ऐसा ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से एक ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया। और उसके सेपरेट होने का फ़ायदा क्या हुआ कि जो पाउच्ड मैमल्स थे जैसे कंगारू लाइक मार्सुपिलियंस जो थे वो सब सरवाइव किए और अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था। अगर वो शायद किसी लैंड मास से जुड़े रहते तो शायद ये सारे पाउच एनिमल्स क्या हो सकते थे, एक्सटिंक्ट हो सकते थे। और एनसीईआरटी में एक एक्वेटिक मैमल्स के एग्जाम्पल दे रखे, आप शायद जानते भी हो, वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स और सी काउ। अब एक अपन को ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी है। अपन ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखी, तो उसमें जो पीरियड्स थे उसमें अपन को 4 का गोल्डन एज पीरियड याद रखना है। तो फिश का गोल्डन पीरियड था डेवोनियन, एम्फीबियंस का था कार्बोनीफेरस, रेप्टाइल्स का था जूरासिक, ये आपने सुना भी होगा, मूवी भी थी जूरासिक पार्क नाम से। मैमल्स जो थे उसके टर्सरी और क्वाटनरी पीरियड्स थे। तो बेसिकली कौन सा एरा मैमल्स का गोल्डन एरा था, सीनोजोइक एरा, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसके साथ अपने जो इवोल्यूशन था, ब्रीफ हिस्ट्री थी, वो पूरी हो गई। एक प्लांट इवोल्यूशन का भी चार्ट दे रखा है, तो उसमें क्या क्या याद रखना है वो अपन अच्छे से देखते हैं। देखो पहले अपन देखते हैं फर्स्ट सेल बनी, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया बने, उसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बने। उसके बाद देखो यहाँ से अपना चार्ट स्टार्ट होता है, जो अपनी बुक में डायग्राम दे रखा है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन याद करेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर बने और उन्हीं से कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स भी बने होंगे। फिर इनसे बने ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर और कहीं ना कहीं इनसे लाइकोपोड्स बने, जो एक टाइप के क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। उसके बाद राइनिया टाइप्स प्लांट बने, फिर साइलोफाइटोन बने। और ये साइलोफाइटोन जो है याद रखना है अपन को, ज़्यादातर मैक्सिमम प्लांट जो अभी अपन को देखने को मिल रहे हैं उनके डायरेक्ट कॉमन एंसेस्टर थे। तो इसी पर फोकस करते हैं। अब इस साइलोफाइटोन से हॉर्सटेल्स बने, साइलोफाइटोन से फर्न्स भी बने, इनसे गिंकोस भी बने, इनसे कॉनिफर्स भी बने और इनसे जिनेटेल्स भी बने। और इन्हीं से ही अपने ये प्रोजिम्नोस्पर्म्स बने थे। और प्रोजिम्नोस्पर्म से फिर सीड फर्न्स बने, उनसे साइकेड्स बने, उनसे डाइकॉट बने और फिर सबसे लास्ट में मोनोकॉट बने। तो इस तरीके से ये क्या रहा, प्लांट का इवोल्यूशन रहा। एक आप याद रखें, कॉनिफर्स, साइकेड्स, ये सब जो हैं दोनों, इनका भी गोल्डन एरा कौन सा था, जूरासिक ही था। ठीक है, जो डायनासोर का था वही टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है, ब्रीफ हिस्ट्री जो थी इवोल्यूशन की, वो पूरी होती है। अब अपने चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बाकी रहता है, जो कि बेसिकली क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जो अपन नेक्स्ट पार्ट में करने वाले, और इसको करके अपन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।